नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे घड़ियाल संरक्षण के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे कि घड़ियाल क्या होते हैं, कहां पर इनको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा था, वहां पर ऐसा क्या हुआ है जिससे घड़ियाल संरक्षण का मुद्दा चर्चा में बना हुआ। और जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे दुर्लभ पृथ्वी खनिज के विषय में, समझेंगे ये किस प्रकार के खनिज हैं जो चाइना को शक्तिशाली बनाते हैं और आखिर यह मुद्दा इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। ओडिशा का एक जिला है जिसका नाम है अंगुल जिला। इससे दक्षिण में एक क्षेत्र है सतकोसिया वन्यजीव अभ्यारण्य, और सतकोसिया वन्यजीव अभ्यारण्य से लगता हुआ महानदी का जो बेसिन क्षेत्र है वह इससे लगा हुआ है। इसी क्षेत्र में सतकोसिया वन्यजीव अभ्यारण्य से लगे नदी बेसिन वाले क्षेत्र में लंबे समय से घड़ियाल की संख्या में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा। लगभग 3 दशक से यहां पर घड़ियाल की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा अभी वृद्धि देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अब क्या हुआ है, यहां पर 28 जो है कि घड़ियाल के बच्चे देखे गए हैं, जिससे यह लग रहा है कि घड़ियाल की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। अब ये जो यहाँ के घड़ियाल हैं, दरअसल ये इनकी जो निर्भरता है वह छोटी मछलियों पर अपना शिकार करके है। तो यह देखा गया कि जो स्थानीय मछुआरे थे वह क्या करते थे, इन मछलियों को पकड़ लेते थे, जिससे घड़ियालों के लिए जो भोजन का आधार था वह नष्ट हो जा रहा था। इसी के कारण जब नवंबर 2020 में इससे लगा हुआ जो 10 किलोमीटर क्षेत्र का था, उस 10 किलोमीटर क्षेत्र में जब मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो उसके बाद से घड़ियालों का जो आवागमन है उसमें वृद्धि देखी गई है, और अब 28 बच्चों के माध्यम से यहां पर संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। आपको पता है कि भारत में ओडिशा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर तीनों प्रकार के मगरमच्छ की प्रजातियां, अर्थात घड़ियाल, मगरमच्छ और खारे पानी के जो मगरमच्छ हैं उनकी उपस्थिति वहां पर देखने को मिलती है। अब तीनों प्रकार के जो मगरमच्छ यहां पर मिलते हैं, स्वाभाविक है उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो काफी फेवरेबल है घड़ियालों के लिए। अब ये जो सतकोसिया गर्ज अभ्यारण्य है, इसके विषय में भी जान लीजिए, चीजें आगे और भी इससे जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हमने बताया, ये अंगुल जिले से 60 किलोमीटर दक्षिण में है और एक सकरा विस्तार वाला क्षेत्र है। चूंकि यह जो अभ्यारण्य है, इसकी लंबाई जो है कि 7 कोस है, अर्थात 7 मील है। इसी के आधार पर इसको सतकोसिया कहा जाता है। यह जो सतकोसिया गार्ज अभ्यारण्य है, इसका विस्तार है अंगुल जिले में, बुद्ध जिले में, कटक जिले में और नयागढ़ जिले में। इसे 1976 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था, और इस अभ्यारण्य से लगा हुआ जो नदी क्षेत्र का विस्तार है वह है महानदी। इस क्षेत्र में घड़ियाल, मगरमच्छ, ताजे पानी के जो दुर्लभ कछुए वो भी पाए जाते हैं। सतकोसिया गार्ज अभ्यारण्य और यहीं पर एक और अभ्यारण्य है जिसका नाम है बेसिपल्ली अभ्यारण्य। इन दोनों के संयुक्त क्षेत्र को मिलाकर सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य अर्थात सतकोसिया टाइगर रिजर्व को बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है वह दो जो है कि अभ्यारण्य से मिलकर बना हुआ है। एक है सतकोसिया और दूसरा है बेसिपल्ली। सतकोसिया जो बाघ अभ्यारण्य है इसको बनाया गया था 2007 में, और इसका जो विस्तार है लगभग 963 किलोमीटर है। तो हुआ क्या है कि एक तो यहां पर जो घड़ियालों की संख्या है उसमें वृद्धि देखी गई है। दूसरा, उड़ीसा सरकार ने घड़ियालों के संरक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए यहां के जो लोग हैं उनको इससे जोड़ने की योजना बनाई है, और इसके तहत यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है कि इनके जो घड़ियालों की संख्या के विषय में बताता है या उनको कहीं चिन्हित करता है, उनको कहीं देखता है और जाकर वो क्या करता है, जो वन्य जीव अधिकारी हैं उनको सूचित करता है, तो उसको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये दरअसल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या होता है, जैसे कहीं घड़ियाल देखा तो लोग उस पर अटैक कर देते हैं, या वहां पर जो है कि ऐसा भय का वातावरण बन जाता है, और वहां पर जो गतिविधियां हो रही होती हैं उससे घड़ियाल क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो इससे दो फायदा होगा, एक तो जो लोग देखेंगे तो उनको वो सूचित करेंगे, उससे उनको फायदा होगा, उनको पैसे मिलेंगे। दूसरा,
लोगों की अवेयरनेस इन जीवों के प्रति बढ़ेगी और इनको मार दिए जाने की घटना थी उस पर लगाम लगेगी। घड़ियाल को बचाने और वन्य जीव कर्मियों को सूचित करने के लिए जैसे कि हमने कहा 1000 रुपए का नगद इनाम की घोषणा की गई है। इसके साथ यह भी घोषणा की गई है कि घड़ियालों की वजह से जिन मछुआरों का जाल नष्ट हो जाता है सरकार अब क्या करेगी, मुआवजा देगी। कई बार ये देखा गया था चूंकि जाल फट जाते थे मछुआरों के, इसके कारण वो इसको मार देते थे, इसकी वजह से यह घोषणा की गई। सरकार का मानना है कि इससे क्या होगा, महानदी बेसिन में घड़ियाल और मगरमच्छ संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 1975 से राज्य द्वारा घड़ियाल संरक्षण को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अब घड़ियाल के विषय में जान लीजिए, इसे गेबियल के नाम से भी जाना जाता है और एशियाई मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मगरमच्छ, घड़ियाल और कैमन में से क्या है, एक है। यह यमुना की सहायक नदी जो चंबल नदी वाला क्षेत्र है, यह इसका प्राथमिक आवास माना जाता है। हालांकि यह मुख्य रूप से आपको सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उत्तर की जो नदियां हैं वहां और महानदी ब्राह्मणी नदी में जो मीठे जल वाला क्षेत्र यहां पर देखने को मिलेगी। जो महानदी का सतकोशीय अभ्यारण्य है वह क्या माना जाता है, घड़ियाल का सबसे दक्षिणी विस्तार माना जाता है, इसके दक्षिण में नहीं मिलते। घड़ियाल जो है मगरमच्छ से कैसे अलग होते हैं, तो ये लंबे जो पतले इनके थूथन होते हैं, जो आगे का इनका मुंह है पतला सा, आपने देखा इमेज में, उसके कारण ये क्या होते हैं, मगरमच्छ से अलग होते हैं। घड़ियाल को IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीव के रूप में चिन्हित किया गया है। मगरमच्छ को IUCN की सुवेद लिस्ट अर्थात वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है और जो खारे पानी के मगरमच्छ होते हैं उसको IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंतनीय माना गया है, अर्थात इन पर संकट कम है। इसके अलावा साइट्स के जो परिशिष्ट 1 है उसमें इसको 1 में रखा गया है। जिन जीवों को साइट्स के जो है कि परिशिष्ट 1 में रखा जाता है उनका शिकार नहीं किया जा सकता। और इसी तरह से हमारे यहाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके भी अनुसूची 1 में रखा गया है, जिसके कारण इन पर शिकार करना इनका प्रतिबंधित है। अब ये जो जीव है यह नदी क्षेत्र में अतिक्रमण, नदी प्रदूषण, बांध निर्माण और अति मत्स्यन, बालू और रेत के खनन के कारण इनकी जो संख्या है वो क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। अब हम बात करेंगे दुर्लभ पृथ्वी खनिज के विषय में। तो जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे लिथियम सुना होगा, नियोडीमियम सुना होगा, ऐसे ही कुछ और नाम लिखे हैं, थोड़ा सा कठिन है इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं। तो इस जितने भी नाम हैं यह क्या है, दुर्लभ पृथ्वी खनिज हैं, अर्थात आसानी से नहीं मिलते, एक रूप में नहीं मिलते, कई तरह के अयस्कों में मिलते हैं, फिर इनको क्या किया जाता है, प्रोसेस करके निकाला जाता है। जो दुर्लभ पृथ्वी खनिज हैं इनको जो है कि मिनरल्स ऑफ रेयर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो रेयर अर्थ और मिनरल्स होते हैं ये क्या है, 17 धातुओं का एक समूह है और इनका प्रयोग कहां किया जाता है, ऊर्जा के क्षेत्र में। जैसे आपने देखा होगा कि जो विंड टरबाइन बनती है, जो सोलर पैनल वगैरह बनते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तकनीकी के क्षेत्र में कंप्यूटर से लेकर जितने भी आप डिवाइस वगैरह देखते हैं, स्मार्टफोन वगैरह देखते हैं उसमें होता है। तेल रिफाइनरी में इनका प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे टीवी ले लीजिए, फ्रिज और टीवी, वॉशिंग मशीन ले लीजिए, जितनी भी चीजें हैं जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इसका यूज होता है। इसका ग्लास उद्योग में इसका प्रयोग होता है। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं उसमें होता है। इसका जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, टेलीस्कोपिक लेंस आदि में इनका जो है कि प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर यह जो क्या है, जो महंगे उत्पाद हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। और यह जो है कि बहुत कम मात्रा में जो हमारा लोअर क्रस्ट है, आपको पता है कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, पृथ्वी 3 भागों में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो क्रस्ट है उस क्रस्ट के निचले भाग में ये क्या होता है, पाया जाता है। और यह माना जाता है कि यह जो खनिज है यह सबसे महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है और जिस देश के पास इसका भंडार होगा वह क्या है, भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के साथ साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी आगे हो सकता है। यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का 80% चाइना से आयात किया। यूरोपीय संघ ने अपनी आवश्यकता का लगभग 98% जो है कि चाइना से आयात किया। लेकिन अभी क्या हुआ है, जैसा कि आपने देखा G7 की बैठक हुई, उसमें चाइना को घेरने का प्रयास किया गया और कुछ समय पहले ही अभी अमेरिका की सीनेट के द्वारा एक स्ट्राइक फोर्स का गठन किया गया। इसमें यह कहा गया था कि चाइना जो सप्लाई
सप्लाई को प्रभावित करता है, महत्वपूर्ण खनिजों को, रॉ मटेरियल्स को, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं ये भी क्या है, जो है कि एक तरह से रॉ मटेरियल है, इनकी सप्लाई को चाइना क्या कर देता है, बाधित कर देता है। इससे क्या होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो, वाहन उद्योग हो, ऊर्जा के उद्योग हो, वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है उस पर क्या होता है, निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसी के कारण अमेरिका ने कहा कि हम एक स्ट्राइक फोर्स का गठन करते हैं और चाइना की एक्टिविटी पर वो नजर रखेगा। तो चाइना इससे गुस्साया हुआ है और यह उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से G7 में और अमेरिका अन्य प्लेटफॉर्म पर चाइना को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, तो चाइना इस खनिज की अगर आपूर्ति बंद कर देता है तो अमेरिका के लिए काफी चुनौती हो सकती है। हालांकि अमेरिका की कैलिफोर्निया में जो माउंटेन पास है, यहां पर भी लिथियम मिलने की संभावना है, लेकिन बावजूद इसके अभी चाइना पर उसकी निर्भरता बनी रहेगी। चीन ने जो है कि क्या किया, दुर्लभ खनिजों के निर्यात को बढ़ावा दिया है और दरअसल 2010 से ही उसने इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया है और मात्र पिछले जो है कि अगर देखा जाए तो 5 साल में, 5 माह लिखा है, 5 साल में उसका जो निर्यात है वह दुगुना हो गया है। अमेरिका में भी जो दुर्लभ खनिज मिलते हैं उसकी प्रोसेसिंग के लिए वह चाइना भेजता है और चाइना पहले उस पर 25% टैक्स लेता है और फिर प्रोसेसिंग का अलग से चार्ज लेता है। 1980 के दशक में एक बार ऐसा समय था जब अमेरिका को रेयर अर्थ का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता था, लेकिन 2010 के बाद जैसे जैसे चाइना ने इसका प्रोडक्शन करना प्रारंभ कर दिया और जब इसको एक्सप्लोर किया तो उसको पता चला कि सबसे ज्यादा भंडार उसी के पास है। इसी के कारण चाहे यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो या कोई देश जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई भी चाइना से थोड़ा टकराने से बचता, क्योंकि अगर इसकी आपूर्ति उसने बंद कर दी तो इससे जुड़े हुए जो उद्योग हैं उन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आई होप संक्षेप में आप दोनों टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।